नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। नए दिन की शुरुआत नए सवेरे के साथ। जी हां, आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। नया सवेरा में आपको बताएंगे आज दिन की कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि लगातार सुर्खियों में रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा, उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। सफलतापूर्वक चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया और ब्राजील समेत तमाम देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मिल रहा है व्यापक समर्थन। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेन्हा आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य से करेंगे मुलाकात। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। गृह मंत्री ने लिया असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हालात का जायजा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। और पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में आरसीबी से होगी टक्कर। दोनों के पास पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का मौका। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सीईओ, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर विमानन क्षेत्र को एक नई उड़ान जो है वो मिलती हुई नजर आती है और उसमें भारत की अहम भूमिका जो है वो भी यहाँ नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के साथ सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं।
इसी क्रम में डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर है। भारतीय डेलीगेशन ने मैड्रिड में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को रेखांकित किया और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया। We come together as citizens of India in one voice, bringing the message of our government. India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced. Because they say that they're a nuclear armed country. वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। We have come to pay our respects, offer flowers to his statue. Mahatma Gandhi's principle is all the more relevant today, of non-violence, of truth, of amity, of sadbhav. In this age of terrorism, sponsored from across the border by Pakistan, his message is equally important. But as Prime Minister Modi ji said, शांति भी जरूरी है, आतंकवाद भी जरूरी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेना सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी राष्ट्रपति पेना से वो मुलाकात करेंगे। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं। तो 3 दिवसीय यात्रा पर हैं पैराग्वे के राष्ट्रपति। हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण पैराग्वे के राष्ट्रपति की ये यात्रा? देखिए, किसी भी प्रकार से जब भी कोई किसी भी देश के लीडर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर किंगडम से हो या फिर प्रधानमंत्री हो, जब वे भारत आते हैं तो एक चीज साफ रहती है कि या फिर किसी भी देश जाते हैं तो इसकी पहल इसी बात से होती है कि जो मित्रता है दोनों देशों के बीच में, जो संबंध है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। लैटिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो भारत से काफी दूर अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए ये देश है, लेकिन अगर हमारे जो आपसी एक तरह से साझेदारी है, कोऑपरेशन है, या फिर एक तरह से हमारी जो हिस्ट्री है और जो ग्लोबल साउथ का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, उसमें ये सभी देश काफी नजदीक है। कोऑपरेशन काफी पिछले सालों में बढ़ा है। खासतौर पे भारत ने जिस वक्त G20 की अध्यक्षता की थी, उसके बाद से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो या फिर अन्य तरह से कोऑपरेशन, उसको बढ़ाने को लेकर काफी ज्यादा एंथुजियाज्म भी है, काफी ज्यादा इच्छा भी है। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन देशों से राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वहां के लीडर्स का आना भारत में लगा हुआ है। और इसी कड़ी का एक अंग ये भी विजिट है जिसमें पैराग्वे के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं। 3 दिनों के लिए आ रहे हैं। आज भी आएंगे। अराइवल के बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर उनसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का आज उनका प्रोग्राम है, जिसके बाद में अन्य तरह के हाई लेवल डेलीगेशंस जो वो लीड कर रहे हैं वो भी आपस में भारतीय डेलीगेशन के साथ मिलेंगे। जिसके बाद में कल और परसों, यानी कि 3 दिवसीय पूरा का पूरा प्रोग्राम है, और कल और परसों भी पैराग्वे के राष्ट्रपति का जो इवेंट है वो एक के बाद एक लगे हुए हैं। पहले दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद मुंबई में। तो अगर मायने एक तरह से निकाले जाए तो साफ तौर पे ये है
है कि भारत जब एक वक्त पर इंटरनेशनल सपोर्ट मोबिलाइज करना चाह रहा है टेररिज्म के खिलाफ, ऐसे में पैराग्वे के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं तो हमारी जो आउटरीच है उसमें भी एक बड़ी मदद साबित होगी। जिस तरह से हमने देखा हमारे डेलीगेशंस गए, उसके बाद कोलंबिया को जिस भी तरह से पाकिस्तान ने फेक न्यूज के जरिए एक अपनी स्टेटमेंट निकलवाई थी, कोलंबिया ने वो स्टेटमेंट वापस ली क्योंकि उसके सामने तथ्य साफ हुए। इसी तरह से जो भी हर एक लिहाज से जब हम बात करते हैं, हर एक लिहाज से जी, और भारत की जो विदेश नीति है उस लिहाज से भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप बता दें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सोलन में आज दोपहर बाद जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा माल रोड से शुरू होकर होटल पैरागॉन तक निकाली जाएगी। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब फूलों की घाटी अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। उत्तराखंड से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की विश्व धरोहर और प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फूलों की घाटी में विभिन्न समय में 500 से भी अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। पिछले वर्ष यहाँ 19,500 पर्यटक पहुँचे थे, जिसमें 350 विदेशी भी शामिल थे। पर्यटकों से पार्क प्रशासन को 39,50,000 से अधिक की आय हुई थी। रविवार को पहले दिन 49 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए। घाटी में प्रवेश के लिए विदेशियों से 800 तथा भारतीयों से 200 रुपए शुल्क लिया जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक व छात्रों से 100 रुपए शुल्क लिया जाता है। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए घाटी में प्रवेश निःशुल्क है। चमोली के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि पर्यटक घाटी में पहुंचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। घाटी में सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून 2025 को आज खोल दी गई है पर्यटकों हेतु। और अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखें तो कुल 19,500 इसमें यात्री आए थे और जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया था उसमें लगभग 350 विदेशी थे। यदि इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 40 लाख की इनकम नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व को हुई थी। इस बार हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और जो हमारे पुराने मार्ग थे उसको ठीक कर लिया गया है। और मैं इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने valleyoflower.uk.gov.in करके एक वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। यहाँ पहुंचे पर्यटक आलोक व मनोज ने बताया कि वो फूलों की घाटी में जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं और उन्हें ये मौका मिला है कि वो फूलों की घाटी का दीदार कर सकें। हम लोग जो हैं वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पे जा रहे हैं और जैसा कि हमने तस्वीरों में ही देखा था कि बहुत सुंदर जगह है, पूरी वैली जो है फूलों से है। और जैसा कि ट्रैक में अभी लग रहा है कि पूरे ट्रैक रूट पे ही फूल दिख रहे हैं, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। आज हम घाघरा से फूलों की घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। फूलों की घाटी के बारे में बोलते हैं कि वहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति मिलती है, जो पर्यटकों के लिए खुल चुका है। गौरतलब है कि 1982 में सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। आज वैली ऑफ फ्लावर घाटी, फूलों की घाटी आज आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जो जून माह से लेकर अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। और इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खिले रहते हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक मौजूद हैं। वीडियो न्यूज के लिए वैली ऑफ फ्लावर से शेखर रावत। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप बता दें देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश कहर ढा रही है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। वहीं असम में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के जिंजूगू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग वैली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए और इसके कारण स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन मणिपुर के इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में व्यापक बाढ़ बचाव अभियान जारी रखा, जिसमें वांगखेई, हेइंग, लामलोंग, खुरई और एलूप जैसे गंभीर रूप से जलमग्न क्षेत्रों से बच्चों और बुजुर्गों सहित 500 से अधिक नागरिकों को बचाया गया। बचाव कार्यों के लिए सेना के इंजीनियर्स की वीयूटी इंफ्लेटेबल नाव से लैस 10 बाढ़ राहत कॉलम तैनात किए गए थे। बाढ़ को रोकने के लिए अरपति लामखाई के पास टूटी हुई इरिल नदी के दीवार पर आपातकालीन मरम्मत की गई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने मानसून के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहे इस क्षेत्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। और आइए अब सीधा रुख करेंगे डिब्रूगढ़ से। हमारी संवाददाता सुबिना रॉय जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुबिना, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह के हालात हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट हालांकि जारी किया है, लेकिन किस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है और कैसे लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है? मुकुल, यहाँ पे जो स्थिति है अभी भी काफी गंभीर है और IMD जो है लगभग 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम हो गया, और येलो अलर्ट जारी किया है अरुणाचल प्रदेश में। इस बार जो है काफी भारी वर्षा हो रही है, जो कि एक डीप डिप्रेशन डेवलप हुआ बे ऑफ बंगाल से, बंगाल खाड़ी से होते हुए वो अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है उसका प्रभाव डाल रही है। और हाइलाकांदी, IMD ने हाइलाकांदी और काचार डिस्ट्रिक्ट में भी रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब कि वहां पे आज भी भारी वर्षा होने की संभावना है मुकुल। और अगर हम लोग बचाव कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो नदियों की बात करें, नदी जो है अबव डेंजर लेवल जो है ब्रह्मपुत्र जो है डिब्रूगढ़ नियामती घाट में अबव डेंजर लेवल है। फिर पोपिली एट कामपुर के एरिया में जो है अबव डेंजर लेवल है। कटकल नदी है वो भी अबव डेंजर लेवल है, बरफ हो गया, कुचियारा हो गया। तो ये कुछ नदियां हैं जो अभी बहुत डेंजर लेवल से ऊपर है। और लगभग 56 रेवेन्यू सर्कल्स अफेक्टेड है असम में, 765 विलेजेस जो है गांव अफेक्टेड है, और लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट जो है असम में अफेक्टेड है। 1 से 4 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं अभी असम में। और बचाव कार्य जो है जारी है। कल जो है इंडियन एयरफोर्स की टीम ने तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगभग 14 लोगों को इवैक्यूएट किया थ्रू हेलीकॉप्टर्स बोमजीर नदी से, जो कि असम और अरुणाचल के बॉर्डर में पड़ता है जी। और इसके अलावा जो है 20 मेडिकल टीम्स कल डिप्लॉय किए गए। बिल्कुल, लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। और जैसा आप बता रही हैं किस तरीके से अलग अलग टीम जो हैं वो लगी हुई हैं उन क्षेत्रों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने, अब तो पूर्वी राज्यों की अगर बात की जाए किस तरीके से मौसम के हालात यहाँ बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर हैं, लेकिन लगातार NDRF की बात की जाए, सेना की बात की जाए, लगातार कोशिश की जा रही है कैसे जो हालात हैं उनमें राहत और बचाव कार्य चलाया जा सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों की। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने कल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामा खान कमाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त महीने में जनविद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए ये वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गुलाम मटरूजा की अध्यक्षता वाली ICT की 3 सदस्यीय पीठ ने हसीना, असदुज्जामा और पूर्व पुलिस जनरल अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 16 जून को इन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है और उसी दिन अगली सुनवाई तय करने को भी कहा है। इससे पहले अभियोग पक्ष ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में हुई जनहत्या की मास्टरमाइंड और भीड़ को उकसाने की जिम्मेदार ठहराई गई शेख हसीना के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश के अनुसार असदुज्जामा खान कमाल और अब्दुल्ला अल मामून के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवल, जानना चाहेंगे आपसे क्या है पूरा मामला, वारंट जारी किया गया किस तरीके से?
जी, कुल मिला के देखा जाए तो जैसे ही 5 अगस्त के बाद शेख हसीना अपदस्थ किए गए उनको और उन्होंने देश छोड़ के निकल गए, तो उसके बाद से यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से बागडोर संभाली है तब से बहुत सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस है, उसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज है, मर्डर के केसेस, मोर देन 50 केसेस शेख हसीना के खिलाफ है और उनके जो कैबिनेट कलीग है उनके खिलाफ भी काफी सारे, बहुत सारे पुलिस केसेस, क्रिमिनल केसेस हुए। उसमें से जो अभी कल चार्जशीट जो चार्ज फ्रेम किया गया और उसमें वारंट भी इश्यू किया गया है, उसमें शेख हसीना, उनके होम मिनिस्टर और पुलिस चीफ का नाम है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रायल जो है अब शुरू हो चुका है शेख हसीना के खिलाफ और यहाँ का जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का जो है वो उसमें ट्रायल चलेगा और साथ में क्रिमिनल काफी सारे जो अवामी लीग के लीडर्स है या उनके एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ भी काफी मुकदमे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो शेख हसीना के लिए ऑलरेडी पहले भी 1-2 केसेस में वारंट इश्यू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शेख हसीना की जो मुश्किलें हैं, करप्शन केसेस भी लगाए गए, वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर जो मुश्किलें हैं शेख हसीना की अब वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल नया सवेरा में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी शैला का। जी शैला। धन्यवाद मुकुल। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियों बनाया है उन पर नजर डाल लेते हैं। अधिकतर समाचार पत्रों ने यूक्रेन ने जिस तरह से चंद पैसों का इस्तेमाल करते हुए रूस का अरबों का नुकसान किया है उस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ट्रकों में ड्रोन और एक बटन दबाते ही 40 बॉम्बर्स जो है तबाह हो गए हैं। हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल की जंग में यूक्रेनी शहरों ने भयंकर जो है तबाही देखी है। पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर घुसकर अंधाधुंध जो है बम बरसाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रविवार को किया गया हमला पुतिन प्रशासन के लिए एक बड़ा नुकसान जो है साबित हो रहा है। यूक्रेन ने बड़ी चालाकी से रूस के एयरबेस पर हमला बोल दिया और बम बरसाने वाले विमानों को तबाह कर दिया। और इस हमले की प्लानिंग 1-1.5 साल में की गई बताई जा रही है, जिस सटीकता से इसको अंजाम दिया गया है। तो रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया और ट्रक में तैनात किए गए थे कई ड्रोन। एक और खबर का रुख करते हैं। वोट बैंक की खातिर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है ममता। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार को कहा है कि वोट बैंक की खातिर मुस्लिमों को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का बार बार विरोध करती हुई नजर आ रही है और ऐसा करते हुए वो देश की माताओं और बहनों का कहीं ना कहीं अपमान भी कर रही हैं। उन्होंने राज्य प्रायोजित दंगों का उन पर आरोप भी लगाया। एक और खबर का रुख करते हैं और ये एआई पेशेवरों की जरूरत से जुड़ी हुई है और साल भर में 10 लाख एआई पेशेवरों की जो है वो जरूरत सामने आ सकती है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एआई पेशेवरों की मांग लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ती जा रही है और सरकार का अनुमान है कि अगले साल तक करीब 10 लाख एआई पेशेवरों की जरूरत होगी। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस मांग को देखते हुए सरकार की ओर से नई योजनाएं भी पेश की जा रही हैं। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से इंजीनियरिंग में एआई सीखने को बढ़ावा देने प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत यानी कि हमारा देश एआई कौशल में काफी ज्यादा आगे है कई देशों से। भारत का स्कोर जो है वो 2.8 है, जबकि अमेरिका 2.2 है और जर्मनी जो है वो 1.9 है। वहीं एक और खबर का रुख करते हैं।
अर्थव्यवस्था को जीएसटी का जो है बूस्टर डोज वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर को भी, जिस तरह से जीएसटी संग्रह से देश की अर्थव्यवस्था को नया बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैला आपका इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब नया सवेरा में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इस तरीके से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी कैसे बनाया जाए, योग स्वास्थ्य को कितना इसके लिए उपयोगी है, आइए देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जिनसे शरीर में हमारे ऊर्जा का संचार होता है। आज आपको दो तो ऐसे सरल से अभ्यास हम बताएंगे जिसको करते तुरंत आपके शरीर में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस दूर हो जाएगी। सबसे पहला अभ्यास है भारत योग का अट्टाहास। अट्टाहास यानी लाफ्टर। लेकिन कैसा लाफ्टर? ये लाफ्टर आप ये मन में ध्यान रखते हुए करें कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। तो आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को चारों दिशाओं में खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 और फिर हाथों को वापस लाकर आंखें बंद कर लीजिए। इस हास को अपने ऊपर बरसने दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे, फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। अगर आप दिन में 5 बार ये अभ्यास करते हैं जो हमने आपको अभी अभी बताया, तो आपको कभी आलस्य नहीं हो सकता और 80% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कितना लाभकारी है। दूसरा काम आपको ये करना है, शिशु गति। शिशु यानी बच्चा। बच्चे को आप कभी आलस में नहीं देखोगे, बच्चे को आप कभी बिस्तर पे पड़े हुए लेजी लथार्जी नहीं देखोगे। वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। बस ऐसे ही हमको बालक हो जाना है। शिशु गति हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। शिशु गति हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को करती है। शिशु गति ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ लेकर के आती है और शिशु गति इंस्टेंटली हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। क्या करना है? मैट पर भी कर सकते हैं, मैट का मुंह छोड़कर आप पूरे एरिया में भी घूम सकते हैं। इस तरह से हमें घुटने के बल हथेलियों के द्वारा थोड़ी देर तक वॉक करना है, यानी शिशु की तरह गति करनी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ साथ किलकारी भी भरनी है। कैसे? जब आप ऐसा कर लें थोड़ी देर, फिर वज्रासन में बैठ जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आ गया। आप देखेंगे इंस्टेंटली चेहरा दमकने लगा, गुलाबी हो गया है। आप देखेंगे आपकी खोपड़ी से सारा आलस्य दूर हो गया है। आपका मानसिक तनाव, आपका शारीरिक तनाव दूर हो चुका है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पानी खूब पीते रहिए। ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग पता है पर भूल जाते हैं। और अंतिम काम, गर्मी है या सर्दी है, 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठिए। गर्मियों में प्रातःकाल की सनलाइट ले लीजिए, सर्दियों में दिन की ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आलस्य दूर होगा। तो जाना आपने योग कितना लाभदायक है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल आज के लिए नए सवेरे में बस इतना ही। चलते चलते आप लीजिए मौसम की जानकारी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।